नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। हम लोग अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस लगातार कर रहे थे। पिछली क्लास जो भी साथी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते अपने क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा है जो कि सही मेल नहीं है? नियासिन पेलेग्रा का, थायमिन बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के बंध्यापन। तो नियासिन की कमी से जो है पेलेग्रा नामक रोग होता है, ये तो सही है। थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है, ये भी सही है। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, ये भी सही है। और विटामिन के से बंध्यापन मतलब बांझपन होता है, तो विटामिन के की कमी से बांझपन नहीं होता है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। विटामिन के की कमी से बंध्यापन नहीं होता। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का। क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में, रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है, जमने में समस्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, मजदूरी दिवस के रूप में और फिर यूएन दिवस के रूप में। तो 10 दिसंबर को है जो वो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो इसको जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को जो है क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को जो है वो WHO की स्थापना की गई थी। WHO की फुल फॉर्म यदि पूछे क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो पहली बार आधिकारिक तौर पर मनाया गया था, वो कब मनाया गया था? तो हो जाएगा 7 अप्रैल 1950 ईस्वी को। 1950 ईस्वी को जो है वो पहली बार आधिकारिक तौर पर मनाया गया था। यहाँ पे बात करते हैं मजदूरी दिवस की, तो 1 मई को, कब? 1 मई को जो है वो मजदूरी दिवस मनाया जाता है। यूएन दिवस की बात करते हैं, तो यूएन दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को, कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1948 संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी, ये पीपल नहीं, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? अलीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी या फिर कानपुर। तो पीतल नगरी के नाम से जो है किसको जाना जाता है? वो मुरादाबाद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मुरादाबाद को जो है वो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ की बात करते हैं तो ताला नगरी, अलीगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। और मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर हो गया या फिर घाटों का शहर, इसको किसको कहते हैं? तो वाराणसी को मंदिरों का शहर या फिर घाटों का शहर कहते हैं। कानपुर जो है चमड़ा नगरी, क्या होता है? चमड़ा नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो हो जाएगा कानपुर को। तो पीतल नगरी पूछा है, पीतल नगरी आपका हो जाएगा मुरादाबाद। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि गोमर्डा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे? धमतरी जिला में, सरगुजा में, रायपुर में या फिर रायगढ़ में। तो गोमर्डा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना यदि पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1975 ईस्वी में। कब हुई थी? 1975 ईस्वी में हुई थी। यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में रायगढ़ से लगभग कितना? 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर दूर जो है ये फैला हुआ है। और ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये फेमस की बात करेंगे किसके लिए फेमस है? तो विभिन्न प्रकार के हिरण हो गए, हिरण, और जो है जंगली भैंसों के लिए। किसके लिए? जंगली भैंसों के लिए ये प्रसिद्ध है, जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। और यह इसका विस्तार कितना है? इसका विस्तार जो है वो 277 वर्ग किलोमीटर है। 277 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़।
अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, ये आर्गन होगा, आर्गन, रेडान या फिर नियान। तो नोबेल गैसों में से कौन सी है जो कि वायु में नहीं पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडान। रेडान जो है नहीं पाई जाती। रेडान कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। कहाँ पे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पाई जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पाई जाती है और पृथ्वी के ऊपर जो है इसका रिसाव होता रहता है। और कब होता है? तो भूकंप के आने से पहले। कब होता है? भूकंप के आने से ठीक पहले। भूकंप के आने से ठीक पहले जो है इसका रिसाव होता है। और क्वेश्चन यदि यहाँ पे बने कि वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा जो है वो रिसाव होकर बढ़ने लगती है, तो हो जाएगा रेडान। क्या हो जाएगा? रेडान। और यहाँ से जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देख लिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे बात करें पादप हार्मोन की, तो पादप हार्मोन कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 की बात करते हैं ऑक्सिन, ऑक्सिन हो गया हमारा। और नंबर 2 की बात करते हैं एब्सिसिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। और 3 की बात करते हैं एथिलीन। और 4 की बात करते हैं जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन। और एक आपके ऑप्शन में है ही कौन सा? साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। ये जो है 5 के 5 कौन से हैं हमारे? ये पादप हार्मोन है। तो इसमें से पूछा है कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में या फिर 1974 ईस्वी में? तो भारत सरकार ने, यहाँ पे होगा, भारत सरकार ने जल प्रदूषण एवं निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम जो है 23 मार्च, कब? 23 मार्च 1974 ईस्वी में पारित किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें 1972 की, तो यहाँ पे हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या हो जाएगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये कब पारित हुआ था? 1972 ईस्वी में। 1986 की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण। क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। 1980 की बात करते हैं तो वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 ईस्वी में। यदि यहीं पे पूछे कि वन, क्या ये जल है ना, तो ये वायु की पूछे कि वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम ये जो है कब हुआ था? तो ये 1981 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1981 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है, यहाँ पे जो है एकमात्र क्रियाशील होगा। क्या होगा? क्रियाशील। ये आप लोग लिख लीजिएगा। मेघालय में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर गोवा में। तो भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। वो कौन सा है? उसका क्या नाम है? तो वो हो जाएगा वैरन। क्या हो जाएगा? वैरन। और यह जो है दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ का? दक्षिण एशिया का। जो कि जो है ये अक्सर जो है क्या? राख, क्या? राख और धुआं, राख और धुआं जो है वो उगलता रहता है। क्रियाशील का मतलब कुछ न कुछ एक्टिविटी होता ही है, तो ये जो है राख और धुआं जो है उगलता रहता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था? किसको? केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को। हिमालय कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हाथी या फिर मोनाल। तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको जो है केदारनाथ कस्तूरी मृग अभ्यारण्य भी कहा जाता है। और ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। ये किसके संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था? तो हिमालय कस्तूरी मृग के लिए। और कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कौन से जिले में? तो चमोली जिले में।
चमोली जिले में, और जो है इसके साथ साथ रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। यदि बात करें मुख्य रूप की, तो मुख्य रूप से जो है वो चमोली जिला हो जाएगा, और आंशिक रूप से जो है वो रुद्रप्रयाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंशिक रूप से जो है वो रुद्रप्रयाग में इसका विस्तार है। और कस्तूरी मृग की सबसे अधिक आबादी जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो उत्तराखंड के अस्कोट में। कहाँ? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है इसका अधिक विस्तार है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है? वन हो गया, घास का मैदान, झील, या फिर धान का खेत। एक होता है कृत्रिम मतलब मानव निर्मित। कौन सा हो जाएगा? मानव निर्मित। और एक होता है प्राकृतिक। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मानव निर्मित और फिर प्राकृतिक दोनों की। तो मानव निर्मित में कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे चिड़ियाघर हो गया, और क्या हो गया? खेत हो गया, और एक्वेरियम क्या होता है? मछली पालन को हम लोग जो है वो एक्वेरियम कहते हैं। और क्या हो गया? वनस्पति उद्यान हो गया। ये सब क्या आएंगे? ये सब मानव निर्मित आएंगे। और प्रकृति में बात करें तो जैसे समुद्र हो गया, नदी हो गया, और आर्द्रभूमि हो गया, ये सब क्या आ जाएंगे? ये सब हमारे प्रकृति में आ जाएंगे। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वन, घास का मैदान, झील, ये सभी के सभी कौन से हैं? ये जो है प्राकृतिक हैं। और धान का खेत ये कौन सा है? ये मानव निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने, ल्यूवेनहॉक ने, टेमिन ने, या फिर लेम लाइजे ने। तो जीवाणु की खोज की बात किया है, तो जीवाणु की खोज जो है वो किसने किया था? डच वैज्ञानिक कौन थे? ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु जो है इसकी खोज कब हुई थी? 1676 ईस्वी में। कब? 1676 ईस्वी में। जीवाणु जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि एक हो गया जो शामिल होते हैं, एक वो होता है जिसमें शामिल होते हैं क्या? रोगाणु। क्या होते हैं? रोगाणु। एक होता है कौन सा? भोज्य पदार्थ। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इनका जो है नकारात्मक प्रभाव होता है। क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव। कैसा प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक। इसका जो है जो हमारे ऊपर होता है सकारात्मक प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव? सकारात्मक। जैसे कि हम लोग जो डबल रोटी खाते हैं, ब्रेड हो गया, ये सब जो खाते हैं, इन सब का जो है इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। लेकिन जो है ये हमारे शरीर के ऊपर कैसा प्रभाव डालते हैं? वो सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो जीवाणु की खोज, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? किससे? त्वचा से। मेढक हो गया, कबूतर हो गया, तिलचट्टा, या फिर मछली। तो त्वचा से जो सांस लेते हैं वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेढक जो है वो किस प्रकार का जीव है? ये जो है उभयचर जीव है। कैसा है? उभयचर जीव है। उभयचर जीव का मतलब क्या होता है? जो स्थल और जल दोनों पे रहते हैं उनको जो है उभयचर कहते हैं। जैसे सांप हो गया, मेढक हो गया, और मगरमच्छ हो गया आदि, ये सब जो है हमारे कैसे हैं? उभयचर जीव हो जाते हैं। और मेढक की बात करें तो जो है जमीन पर आने पर ये अपने फेफड़ों से सांस लेता है, और यदि जो है ये पानी में है, जल में, तो वो जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। किससे लेता है? त्वचा से। और क्वेश्चन बनता है कि ऐसे जीव जो त्वचा से सांस लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? वातक। क्या कहते हैं? वातक जीव। क्या कहलाते हैं? वातक जीव कहलाते हैं। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषाणु कहलाते हैं, जीवाणु कहलाते हैं, माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं, या फिर बैक्टीरियोकेज कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होते हैं वो माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं। और माइकोप्लाज्मा यह किस प्रकार का जीव है? तो ये जो है प्रोकैरियोटिक। क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव है। इसमें जो है मुख्य विशेषता क्या होती है इसकी? तो इसमें जो है वो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा? रांची में, कन्याकुमारी में, दुर्गापुर में या फिर रायपुर में? तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है वो रायपुर में है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, रायपुर में है। बात करें यहाँ पे रांची की, तो रांची में कौन सा है? बिरसा। कौन सा? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है? तो हो जाएगा रांची में। कन्याकुमारी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है? कन्याकुमारी में। दुर्गापुर की बात करें तो काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये जो है दुर्गापुर में है। इसे दुर्गापुर हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा ये रायपुर में है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम के द्वारा, पैरेनकाइमा के द्वारा, मेरिस्टेम के द्वारा या फिर जाइलम के द्वारा? तो यहाँ पे जैसे ये हमारा वृक्ष हो गया, क्या हो गया? ये हमारा वृक्ष हो गया, ये हमारा जड़ का पार्ट हो गया। तो ऊपर से नीचे जो है वो क्या आता है? भोजन आता है। और भोजन का निर्माण जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन करता है? हरे पेड़ पौधे की पत्तियां करती हैं। तो भोजन जो है ऊपर से नीचे आता है और ये क्या हो गया? जड़ हो गया। और जड़ जो है नीचे से ऊपर जो है वो जल किसके द्वारा जाता है? तो वो जो है जड़ के द्वारा जाता है। नीचे से ऊपर जो है वो जल किसके द्वारा जाता है? जड़ के द्वारा। जड़ जो है जल और खनिज का अवशोषण करती हैं। और भोजन बनाने के लिए निश्चित तौर पर हमें क्या चाहिए होता है? जल और खनिज। क्या चाहिए होता है? जल और खनिज चाहिए होता है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा कि नीचे से जड़ के द्वारा जो है जल ऊपर पहुंचाया जाता है और भोजन को जो है वो ऊपर से फ्लोएम के द्वारा नीचे लाया जाता है। तो यहाँ पूछा है संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? पानी ऊपर किससे जाता है? मतलब कि जल जो है वो जड़ के द्वारा ऊपर जाएगा, तो जाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाइलम हो जाएगा। आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।